हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के साथ साथ जब वो वापस जाता है तो उसके बाद की भारत की स्थिति क्या होती है। तो दोस्तों, उसी क्रम को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य को और जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासकों ने यहाँ पर शासन किया। मौर्य साम्राज्य की दोस्तों किस तरीके से वहाँ पर मगध साम्राज्य में उसकी स्थिति थी। और दोस्तों, साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का उत्थान होता है और किस तरीके से दोस्तों मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य तो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक दोस्तों इसका शासन रहता है, यानी समय रहता है। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, तो दोस्तों नंद वंश का जो शासक था घनानंद, ठीक है, उसको किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से पराजित किया? तो दोस्तों कौटिल्य होता है। ठीक है, कौटिल्य के अन्य नाम दोस्तों मिलते हैं विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक, इनकी सहायता से दोस्तों घनानंद को इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया और भारत में यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की मगध में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से कुछ जानकारी के स्रोत हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत तो साहित्यिक स्रोत भी मौजूद हैं, पुरातात्विक स्रोत भी मौजूद हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र, इंडिका को देखेंगे, मुद्रा राक्षस को देखेंगे, जैन और बौद्ध ग्रंथों को हम लोग देखेंगे। तो ये साहित्यिक स्रोत यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अशोक के अभिलेख, चूनागढ़ अभिलेख, उसके बाद रुद्रदामन का अभिलेख और यहाँ पे भवन, स्तूप और गुफा ये दोस्तों मिली हैं। इनसे ये पुरातात्विक स्रोतों में हमें मौर्य वंश के बारे में अच्छी सी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का किस तरीके से विस्तार होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की तथा एक विस्तृत राज्य की स्थापना की। ठीक है, विस्तृत राज्य या विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की उसने। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर में, ठीक, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का दोस्तों विस्तार किया। ठीक, देखिए उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक कर्नाटक गया। ठीक, उसके बाद दोस्तों पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत जहाँ से दोस्तों ईरानियों ने आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। पश्चिम में दोस्तों अरब सागर तक अपने साम्राज्य का दोस्तों उसने विस्तार कर लिया यहाँ से। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के कौन कौन से शासक हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये मौर्य वंश का दोस्तों संस्थापक था। इस नाम को दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों बिंदुसार, अशोक आया है, उसके बाद दशरथ मौर्य, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, सतधवन और बृहद्रथ। तो दोस्तों ये जो बृहद्रथ था ये अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, पहला शासक यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक दोस्तों बृहद्रथ। ठीक, तो दोस्तों इसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग अंतिम जो शासक बृहद्रथ था इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज़्यादा यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका गुरु दोस्तों चाणक्य के अन्य नाम मिलेंगे विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक, घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की पुत्री जिसका नाम दुर्धरा था उससे दोस्तों इसने विवाह कर लिया। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए नाम, ठीक, कौन कौन से दोस्तों नाम थे चंद्रगुप्त के उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, प्लूटार्क ने दोस्तों कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस, ध्यान रखिएगा। जस्टिन ने कहा है सेंड्रोकोटस। इन दोस्तों दोनों नामों को याद रखिएगा, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। ठीक, एंड्रोकोटस कहा है प्लूटार्क ने और जस्टिन ने कहा है दोस्तों सेंड्रोकोटस। नाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, यहाँ से उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, यानी एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस जो ये नाम है ये किसके हैं नाम? ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। किसने बताया? ये बताया है सर विलियम जोन्स ने। ठीक, 1793 में। इस नाम को भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। ठीक, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, ये सिकंदर का सेनापति था, पिछली वीडियो में हमने जाना था। ठीक है, उसको
सिकंदर का सेनापति था दोस्तों, तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। ठीक, और उसकी पुत्री, उसका नाम था दोस्तों कर्नेलिया, जिसको हेलेना भी कहते हैं। ठीक है, इससे उसने विवाह कर लिया। ठीक, युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 5 प्रांत यानी 5 राज्य दिए। कौन कौन से थे वो राज्य थे? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य को उसने भेंट स्वरूप दे दिए। ठीक है, आगे यहाँ से देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक, उसकी पुस्तक इंडिका, यानी इंडिका किसकी पुस्तक है? ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। ठीक है, इससे मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों हम लोगों ने जब जैन धर्म के 2 संप्रदाय जो थे, हीन श्वेतांबर और दिगंबर, उनको हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य में भीषण 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, भद्रबाहु दक्षिण भारत चला जाता है, तो उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चला गया था, नहीं चला गया था, और वहीं पर संलेखना विधि के द्वारा उसने शरीर त्याग दिए यहाँ से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो बताए गए पॉइंट हैं यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो दोस्तों ये पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि खाली कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर बताया जा रहा है। जो पॉइंट एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बनता है, तो 298 से 273 ईसा पूर्व उसका शासन रहता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, इसकी माता का नाम दुर्धरा था। ठीक है, दुर्धरा, अब ये दुर्धरा जो है किसकी पुत्री थी? वहाँ पे घनानंद की पुत्री थी? नहीं थी। इसको अमित्रघात, इस नाम को भी याद रखिएगा, इसको अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। जैन अंगों में इसे सिन्हसेन कहा गया है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये जितने भी पॉइंट हैं, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आते हैं। ठीक है, आप लोग कोई राजन या पवन सीरीज का मॉडल पेपर लाइएगा, वहाँ से इनको देखिएगा, तो ये एग्जाम में आने वाले सारे पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंटों को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ठीक, जैन अंगों में इसे सिन्हसेन कहा गया। तक्षशिला में दोस्तों 2 विद्रोह हुए, पहले उसने सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा। सुसीम को भेजा तो सुसीम ने सफलता नहीं प्राप्त की। ठीक, और अशोक को भेजा तो अशोक ने क्या किया? वहाँ पर सफलता प्राप्त कर ली। अब ये तक्षशिला हम भी शासक था, नहीं था यहाँ पे? तो सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को इसके दरबार में भेजा। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में उसको भेजा। ठीक है, बिंदुसार ने सीरिया नरेश से अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग की। ठीक, जिसमें दोस्तों क्या हुआ? अंजीर, मीठी शराब तो उसने भेज दी, लेकिन उसने दार्शनिक को जो है भेजने से इनकार कर दिया था। ठीक है, मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में दोस्तों भेजा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि अशोक को, तो जैन अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर अधिकार कर लिया। यानी अशोक ने क्या किया? बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर अधिकार किया। यह जैन अनुश्रुति कहती हैं। ठीक, सिन्हली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। अशोक की जो माता थी उसका नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी दोस्तों हमें बौद्ध ग्रंथों जैसे दिव्यदान और सिन्हली अनुश्रुतियों से मिलती है। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुर्जरा अभिलेख से हमें उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दक्षिण भारत से प्राप्त जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम अशोक मिला। पुराणों में दोस्तों अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली यानी दारा फर्स्ट में देवानाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी जैसी उपाधियों से विषुभूत है। ठीक है, अब दोस्तों ये ईरानी शैली में दारा डेरियस प्रथम था, दारा प्रथम था, यहाँ पे नहीं था, तो वही ये दारा प्रथम है। ठीक है, उसकी जो उपाधि थी देवनाम प्रिय, ठीक, और देवानाम प्रियदर्शी, ये उपाधियों से उसने खुद को विषीभूत किया। ठीक है, आगे देखेंगे कि राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। उसने कश्मीर में वितिस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कल्हड़
की रचना जो थी वो थी रासरंगिणी। ठीक है, इसमें बताया गया कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक, शासक बनने के बाद 9वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। ठीक, और इतने ही लोग दोस्तों घायल हो गए थे। ठीक है, तो दोस्तों कलिंग में हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय वहाँ नंद राजा नामक कोई राजा शासन कर रहा था। ठीक, इसकी दोस्तों जानकारी हमें कलिंग में प्राप्त जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है, उससे प्राप्त हुआ कि यहाँ पर यानी कलिंग में कोई नंद राज नामक राजा था। उस समय वो शासन कर रहा था जब अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में दोस्तों जो जानकारी होती है उसकी कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी हमें अशोक के जो 13वां शिलालेख है उससे हमें मिलती है। ठीक है, कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी, यानी उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु था उसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ठीक, अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। ठीक है, यानी खुद का पर्सनल धर्म था। उसने कभी इसे राजकीय धर्म घोषित नहीं किया कि ये जो है बौद्ध धर्म राजकीय धर्म बनेगा। ठीक है, वो खुद मान रहा था कि मैं बौद्ध धर्म का फॉलोवर्स हूँ। ठीक है, या मेरा खुद का पर्सनल धर्म है, मैं इसे राजकीय धर्म नहीं घोषित करूँगा। ठीक, लेकिन उसने क्या किया, धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का दोस्तों निर्माण करवाया गया था। ठीक, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। भाषा प्राकृत थी लेकिन 4 लिपियां थीं। ठीक, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्मेयिक लिपि और ग्रीक लिपि। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख हैं वो कहाँ मिले, ये भारत में अभिलेख मिले हैं। ठीक है, खरोष्टी ये पाकिस्तान में दोस्तों ये अभिलेख मिले हैं। आर्मेयिक लिपि के जो अभिलेख थे वो अफगानिस्तान में मिले हैं और ग्रीक लिपि के जो अभिलेख हैं वो ये भी अफगानिस्तान के दोस्तों उत्तरी सीमा में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये खरोष्टी लिपि क्या थी, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अभिलेखों को पढ़ने के लिए पहली सफलता, ठीक है, 1837 में दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की। तो दोस्तों यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि अपने संदेशों को दोस्तों किसने जो है अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया, तो अशोक ने पहुंचाया। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है, तो 4 लिपियां थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक और ग्रीक लिपि थी। भाषा क्या थी, तो प्राकृत भाषा थी। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ मिले, तो ये भारत में मिले। खरोष्टी लिपि के पाकिस्तान में मिले, आर्मेयिक लिपि के अफगानिस्तान में मिले और ग्रीक लिपि के दोस्तों अफगानिस्तान के उत्तर सीमा में ये मिलते हैं। अब यहाँ से याद है कि खरोष्टी लिपि क्या थी, तो दोस्तों ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे उर्दू या अरबी भाषा लिखी जाती है वो। अशोक के अभिलेखों को दोस्तों पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिलती है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे हम यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं कि अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, देवनाम प्रियदर्शी को, ठीक है, देवताओं का पसंद लिखा, यानी इसका अर्थ होता है देवनाम प्रियदर्शी का देवताओं का पसंद। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट यानी स्पष्ट रूप से क्या मिलता है, अशोक मिलता है। ठीक है, राजस्थान के भारबू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, आगे दोस्तों यहां से हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म। तो अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार था जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, अशोक का धम्म क्या है, वर्णन कीजिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा और महेंद्र को दोस्तों श्रीलंका भेजा। संघमित्रा इसकी बेटी थी, महेंद्र इसका पुत्र था। धर्म यात्रा दोस्तों इसने की 10वें वर्ष में बोध गया। ठीक, 20वें वर्ष में दोस्तों ये रुम्मी दे यानी लुम्बिनी यहाँ पर जाता है। और दोस्तों धर्म यात्रा का क्रम क्या था उसको यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से तो सबसे पहले गया के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी जाता है, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद सारनाथ, फिर उसके बाद दोस्तों श्रावस्ती वो पहुँचता है। ठीक है, तो ये उनकी यात्रा का क्रम था। और 10वें वर्ष दोस्तों ये बोध गया पहुँचता है। ठीक है, 20वें वर्ष रुम्मी दे यानी लुम्बिनी ये पहुँचता है। ठीक, आगे और थोड़ा सा इसमें देखते हैं यहाँ से हम लोग। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे अशोक के चतुर्दश अभिलेख
तो चतुर्दश माने चारों दिशाओं में जो अभिलेख है उनमें किस तरीके से, प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया, तो यहाँ पर अहिंसा पर बल दिया गया तथा पशु बलि की दोस्तों इसमें निंदा की गई। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा की भी चर्चा है। तीसरे अभिलेख में इसमें अशोक ने 3 अधिकारी यानी राजुक, युक्तक और प्रदेशक की चर्चा की जो धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए थे। उसके बाद दोस्तों चौथे अभिलेख शिलालेख में इसमें हम लोग देखेंगे कि भैरी घोष यानी युद्ध की जगह धम्म घोष बौद्ध के नीति की चर्चा की गई है। यानी अब युद्ध की जगह हम लोग बौद्ध धर्म के जो भी उपदेश हैं, ठीक है, जो नीतियां हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। पांचवें शिलालेख में धम्म महापात्र की नियुक्ति की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि छठे शिलालेख में कि अशोक ने इसमें कहा कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहें मुझसे वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं सातवां शिलालेख। तो सातवें शिलालेख में बताया गया है कि ये दोस्तों शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय की बात कही कि सभी धर्मों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। आठवां शिलालेख इसमें बताया है कि धर्म यात्रा की चर्चा की गई, ठीक। और धम्म यात्रा में दोस्तों क्या होता है, राज्याभिषेक के दोस्तों 10वें वर्ष ये गया पहुंचता है और 20वें वर्ष दोस्तों ये लुम्बिनी पहुंचता है, ठीक। तो इन दोस्तों पॉइंटों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से दोस्तों ये पॉइंट लिखे हुए हैं इनको इसी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं कि नवें शिलालेख में इसमें सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का वर्णन किया गया। 10वें शिलालेख में राजा और अधिकारी हमेशा प्रजाहित में सोचें उसने बताया। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या हमें देखने को मिलती है। 12वां शिलालेख में दोस्तों स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए स्त्री महामात्र अधिकारी की चर्चा की गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन, ठीक। दोस्तों अब कलिंग युद्ध के बारे में हमें जानकारी अगर पता करनी है तो क्या करेंगे, 13वां शिलालेख पढ़ेंगे, है ना। उसी तरीके से धम्म की व्याख्या अगर हमें समझनी होगी तो 11वां शिलालेख हम देखेंगे, ठीक है। 14वें शिलालेख में दोस्तों जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए इसमें प्रेरित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये शिलालेख थे अशोक के। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कुछ एग्जाम में और पॉइंट आते हैं जो इस तरीके से बनते हैं कि ये दोस्तों प्रमुख अध्यक्ष यहाँ पे कि शुल्काध्यक्ष कौन था, तो ये व्यापार से प्राप्त कर यानी चुंगी ये एकत्र करता था यानी टैक्स वगैरह वसूल करता था, ठीक है। पोतवाध्यक्ष माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला। सूत्राध्यक्ष तो वस्त्र उद्योग मंत्री था ये। सुनाध्यक्ष तो ये बूचड़ खाने चर्म उद्योग का अध्यक्ष था दोस्तों। लक्षणाध्यक्ष तो ये था टकसाल का अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष तो घोड़ों की देखभाल करने वाला। हस्ताध्यक्ष, ठीक है, तो हाथियों की देखभाल करने वाला यहाँ पे। अक्राध्यक्ष तो ये था खान मंत्री। सीताध्यक्ष तो ये था कृषि विभाग। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कृषि विभाग क्या कहलाता था, तो सीताध्यक्ष वहाँ पर कहलाता था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसमें कि मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे, इनको अध्यक्ष कहा जाता था, ठीक। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिलहाल यहीं तक देखेंगे, फिर उसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग दोस्तों मौर्य साम्राज्य के दोस्तों जो प्रशासन व्यवस्था है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग प्रशासन व्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से दोस्तों मौर्य प्रशासन था, उसमें केंद्रीय सत्ता, सैन्य विभाग, उसके बाद न्याय व्यवस्था वहाँ पर क्या थी, और उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो भी पॉइंट आपको बताए गए हैं तो एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।